अपने काम को, तो आज हमने स्टार्ट करना है द टॉपिक ऑफ एटीट्यूड। देखिए, इंसान अक्सर औकात जो है बाज़ चीज़ों में अपनी एक पुख्ता राय कायम कर लेता है। पुख्ता राय का मतलब ये होता है कि एक ऐसी ओपिनियन होती है जिसको वो जल्दी चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता, यानी कि वो इसे टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अलावा इसमें रद्दोबदल करने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस चैप्टर के हवाले से मैं पहले बताता चलूँ आपको कि इस चैप्टर के हवाले से जब आप देखते हैं तो सबसे पहले जो है वो हमने परसेप्शन को कवर किया। कल हमने परसेप्चुअल प्रॉब्लम से बात की थी। आज हम इससे दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है एक पुख्ता राय कायम कर लेना किसी चीज़ के मुतालिक और फिर उसमें रद्दोबदल ना करना, यानी उसके मुतालिक एक सोच बना के बैठ जाना। तो इसे हम एटीट्यूड कहते हैं। वो कहते हैं ना, वो मुझे एटीट्यूड देता है या वो मेरे साथ एटीट्यूड का इजहार करता है। तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि ये पुख्ता राय है उसकी, जो वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब एटीट्यूड का जो लफ्ज़ी मीनिंग बनता है वो आप इसको कह सकते हैं किसी इंसान की पुख्ता राय है जिससे उसका एक ख़ास रवैया बन गया है। इसको हम एटीट्यूड कह सकते हैं। एटीट्यूड के 3 फैक्टर्स हैं। एक, एटीट्यूड बजाते खुद डिस्क्राइब कैसे होगा, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसके टाइप्स ऑफ एटीट्यूड क्या है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि बजाते खुद एटीट्यूड क्या है। देखिए, एक राय है कि किसी भी चीज़ के मुतालिक अगर आपकी एक सेटल्ड ओपिनियन बन जाए। सेटल्ड ओपिनियन का मतलब होता है एक ऐसी ओपिनियन जो आपने सेटल कर ली है, सेटल्ड ओपिनियन या सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग एक बना लिया है कि अच्छा यार, अब मैं इसी तरह से सोचूंगा इस चीज़ के मुतालिक। तो ये आपका एटीट्यूड है। बेसिकली एक्सपर्ट्स जो हैं या साइकियाट्रिस्ट्स ये कहते हैं कि एटीट्यूड इज़ अ बिहेवियर टेंडेंसी। एटीट्यूड इज़ अ बिहेवियर टेंडेंसी to response to a person, to respond behavior tendency to response to behavior tendency to response to a person, group, concept, subject or any object or any entity is called attitude। आपने एक बिहेवियर टेंडेंसी बना ली है कि बस जी मैंने इस चीज़ को यही रिस्पॉन्स देना है। अब आप उससे टस से मास नहीं होना चाहते तो हम कहते हैं जी ये आपका एटीट्यूड। अब ये रिस्पॉन्स एक इंसान के लिए हो सकता है, एक ग्रुप के लिए हो सकता है, कॉन्सेप्ट के लिए हो सकता है, सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, किसी भी एंटिटी के लिए हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेरे आस पड़ोस में एक पर्सन आके रहना शुरू हो गए, तो मैंने ये देखा कि एक बंदा जो है वो अच्छा है, मियाँ बीवी हैं, 1-2 बच्चे हैं। तो वो गपशप शुरू हो गई। बड़े ब्रिलियंट आदमी थे, बिज़नेस की बातें होने लगी, कुछ प्लान बन गया कि क्यों ना आपस में शेयरिंग की जाए, कारोबार किया जाए। तो तय ये हुआ कि चलो कारोबार करते हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद उनके घर से लड़ाई की आवाज़ आई। फिर मैंने देखा कि उसकी मिसेस को चोटें लगी हुई हैं। पता लगा मियाँ बीवी लड़े हैं और उसने अपनी बीवी की पिटाई की, उसे मारा। तो मैं फौरी तौर पे समझ गया कि एक बंदा अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा नहीं है तो बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा कैसे हो सकता। सो ये क्या है, ये अब बन गई मेरी राय, ये क्या बन गया, मेरा एटीट्यूड। मैंने उस बंदे को लिफ्ट करानी भी कम कर दी, बात करनी भी कम। वो बड़ी पूछे कि वजह क्या हुई, क्यों निकल आई इतनी मसरूफियात। लेकिन क्या बन गई, डैट इज़ माई बिहेवियर टेंडेंसी। ये मेरी बिहेवियर टेंडेंसी बन गई कि मैंने इस बंदे को ऐसे ही रिस्पॉन्स करना है और उसके मुतालिक मेरी एक फीलिंग बन गई कि यार ये बंदा जो है ना, ये इसी तरह का है, ये ना लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा है,
तो ये बिजनेस पार्टनर के साथ भी ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा। तो जो इंसान अच्छा नहीं है वो दोनों तरफ ही अच्छा नहीं होगा, और जो अच्छा है वो दोनों तरफ ही अच्छा होगा। तो लिहाजा मेरा जहन एक बन गया कि यार ये पर्सन जो है ना, इस सेंस में ही इज़ नॉट अ गुड मैन। सो मैंने उसके साथ इस तरह का बिहेव शुरू कर दिया। अब ये जो चीज़ है, इसी को अगर आप देखते हैं तो यही आपका एटीट्यूड बन जाता है। सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग, यानी यू कैन से इट इज़ योर सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग, ये आपकी सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग है। एटीट्यूड मीन्स टेंडेंसी इन इंडिविजुअल persistently feeling and behaving in a particular manner, एक पर्टिकुलर मैनर में एक इंसान जो है वो बिहेव करता है टूवर्ड्स अ पर्सन, किसी पर्सन के मतलब, किसी प्लेस के मतलब, किसी चीज़ के मतलब वो एक राय बना लेता है। ठीक है जी। और एटीट्यूड हमेशा फर्म होता है एक बंदे के पास्ट और प्रेजेंट से, कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ था। तो ये बच्चों इसको हम कहते हैं एटीट्यूड। समझ आया है तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए, मुझे आइडिया हो जाएगा कि यू गॉट व्हाट इज मेंट बाय एटीट्यूड, के एटीट्यूड का मतलब क्या है। तो पहली चीज तो हमें समझ आ गई कि व्हाट इज मेंट बाय एटीट्यूड। दूसरी चीज जो है वो ये है कि एटीट्यूड जो है वो किस तरह से बनता है। अब एटीट्यूड के ऑब्वियसली कुछ कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट से ये बनता है। वो कंपोनेंट क्या है? आल दो कि परसेप्शन एटीट्यूड पर बेस करता है और एटीट्यूड से परसेप्शन लिया जाता है, और इसी से राइट और रॉन्ग इंसान अंदाज़ा करता है। लेकिन हम चलते हैं अपने बुक के आर्टिकल की तरफ। हमारे बुक का आर्टिकल कहता है कि इंसान पहले नॉलेज इकट्ठा करता है, इंफॉर्मेशन लेता है, इससे इसकी कॉग्निटिव कंपोनेंट डेवलप होता है, यानी उस चीज़ के मुतालिक उसकी सोच बनना शुरू होती है। मिसाल के तौर पे व्हेन आई मूव टू दिस एरिया जिसमें मैं रहता हूँ, तो ये 2010 की बात है कि DHA रहबर के सामने, या DHA फेज़ 9 है, पता नहीं 11 है, इसके सामने एक टाउन आबाद है, इसको इंजीनियर टाउन कहते हैं। और ये जो है ये ऑन डिफेंस रोड पे वाक़या। तो मैं जब यहाँ मूव हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेक्स हैं। मालूमात इकट्ठी होनी शुरू हुई कि अच्छा यार स्नेक भी एक चीज़ है। अच्छा, ग्रेजुअली आई केम टू नो अबाउट दैम, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई कि देयर आर सम स्नेक्स। तो ये मेरा जो है ये क्या बन गया, ये मेरा नॉलेज कंपोनेंट बन गया, यानी पहला कंपोनेंट मेरा ताबीर हो गया, जिसको यहाँ तो मैं मेरा नॉलेज कंपोनेंट कह सकते हैं आप, या आप इसे मेरा जो है वो कॉग्निटिव कंपोनेंट कह सकते हैं, कि मेरे ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई कि स्नेक नामी एक रेप्टाइल है और उसका कोई इम्पैक्ट होता है। तो ये जो है हमने कहा जी कि ये नॉलेज या इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई कि एक इस टाइप का भी कोई रेप्टाइल मौजूद है। तो इसको हमने कहा जी ये हमारा सबसे पहला फैक्टर है जिसे हम नॉलेज कहते हैं, इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात यह है कि आफ्टर सम वाइल पहले तो कॉग्निटिव फीलिंग बनती है, फिर उस चीज़ के मुतालिक इंसान की फीलिंग्स बनना शुरू होती हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस। जैसे जैसे आप मालूमात लेते हैं तो फीलिंग्स एंड इमोशंस बनना शुरू हो जाते हैं। तो हुआ ये कि मेरे भी उसके मुतालिक फीलिंग्स और इमोशंस बनना शुरू हो गए। मुझे पता चला कि एक स्नेक रात के वक्त आया है और उसने एक सिक्योरिटी गार्ड जो नींद की हालत में था, गेट के पास बैठा था, उसे काट लिया है। उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा इफ़ेक्टिव कंपोनेंट बनना शुरू हो गया कि अब मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो स्नेक है वो
डेंजरस है, स्नेक इज डेंजरस। ये पहली मालूमात थी। दूसरी मालूमात, जब वो किसी को काट गया तो अब मेरी फीलिंग बनना शुरू हो गई कि मैं इससे डरता हूँ, मैं इससे जो है वो स्कैर्ड हूँ, और स्कैर्ड होने की वजह से मैं इससे डरता हूँ, और मैं इसके मतलब सोचता हूँ कि यार ये काफ़ी मार जाने वाली या जान गंवाने वाली बात है। तीसरा लेवल ये आता है कि अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे करना क्या है, मैं अपना बिहेवियर डिसाइड करता हूँ। हर चीज़ के मतलब ऐसे होता है, कोई भी चीज़ आप दुनिया में ले लें, सबसे पहला काम ये होगा कि आपके पास उसकी मालूमात आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, अच्छा वो ख़तरनाक चीज़ है। फिर आपकी उसके मतलब एक जज्बाती फीलिंग बनेगी, इमोशनल फीलिंग, और फिर आप तय करेंगे कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। तो मैंने तय किया कि इससे मुझे अवॉइड करना है। जब ये मुझे नज़र आए, मुझे वहाँ से कोशिश करनी चाहिए वॉक कर जाऊँ या मैं वहाँ से भाग जाऊँ। ऐसे ही होता है हर इंसान को। कि क्या हुआ कि पहले जियोग्राफिक चैनल देखा एक बंदे ने, उसे पता चला कि यार दुनिया में एक क्रोकोडाइल नामी जानवर है, और ये जो क्रोकोडाइल है ये खासा ख़तरनाक है। तो उसने सीखा कि आई बिलीव क्रोकोडाइल आर डेंजरस, ये नॉलेज है उसका। उसके बाद उसने मज़ीद लर्निंग की, देखा कि नॉलेज क्या है कि वो क्रोकोडाइल ने एक हिरन को पकड़ा और दबोच के खा गया। पता चला कि मैं क्रोकोडाइल से डरता हूँ, बट क्या करूँ, ये पार्ट ऑफ नेचर है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि इन अ सर्टन सिचुएशन आपने इसको शो ऑफ किया और देखी मुख्तलिफ मूवीज़, तो आपके नेचुरल फीलिंग बनना शुरू हुई। अब तय करना ये है कि टेंडेंसी टू बिहेव, कि आपने इसका जवाब क्या देना है। कि अगर कहीं आपके सामने क्रोकोडाइल आ गया तो आप क्या करेंगे। तो आप ये कहते हैं कि आई विल अवॉइड टू क्रोकोडाइल एंड आई विल रन अवे इफ आई सी वन। तो ये इसी तरह की एग्जांपल दी हुई है स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक से, और एग्जैक्टली क्रोकोडाइल की एग्जांपल ऐसे ही कॉपी कर ली इन्होंने, शायद उनसे इजाज़त लेके, कि अगर क्रोकोडाइल कभी ज़िंदगी में सामने आया तो मैं इसको देख के भाग जाऊंगा। यही सेम मुझे स्नेक के बारे में पता चला, ऐसी मेरी फीलिंग बनी, और मैंने तय किया कि मैं इससे जब भी देखूंगा मैं इससे जान छुड़ाऊंगा या मैं इससे भाग जाऊंगा। ठीक हो गई जी बात। अब मसला ये हुआ बच्चों के, जो प्रैक्टिकल बात है कि हाउ इट्स गोन थ्रू, मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जो है, जब मैं यहाँ आया तो ये बैकडोर नेबर है, मैं इनको मिलने गया तो इनके घर के बाहर एक स्नेक फिर रहा। मैंने जो है, मेरे हाथ में एक डंडा था, अपनी सेफ्टी के लिए मैंने उसके ऊपर फेंका, ज़ाहिर स्नेक को कहाँ लगा, वो भाग गया। मेरा पड़ोसी आया, उसने वही स्नेक डंडा पकड़ा और उससे उस स्नेक को मार दिया। बेगम मेरी साथ थी, मेरी बड़ी जो है वो ह्यूमिलिएशन हुई कि यार ये क्या, सांप को देख के डर गया और उसने मेरे सामने मार दिया। और उसकी बड़ी वो क्या नाम लेते हैं, इंस्पायर हुआ वो, कि जी ये बड़ा बहादुर आदमी। फिर उसने मार के सांप की डेड बॉडी लेके आया और हमें दिखाया, ये देखें ये ब्लैक कोबरा मैंने मार दिया। हालांकि वो ब्लैक कोबरा नहीं था, वो तो मछली के रंग का सांप था। बहरहाल ऐसा होता है दुनिया में। उसके बाद खैर मैं एक दो दिन बाद देखा कि मेरी ग्रीन बेल्ट में एक सांप है, तो फिर मैंने भी एक वो होता है भाला या बर्छी जिसको आप कई कहते हैं, उससे मारा, दो टोटे हो गए, एक टुकड़ा इधर एक उधर। बहरहाल एनीवे उसके बाद फिर मैंने कुछ तकरीबन पिछले कोई 8-9 साल में कुछ 4-5 स्नेक मारे हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा स्नेक था। तो वो भाग कर आ गया था हमारे उसके बाग के गमलों में, और मैंने वो जब देखा तो मैंने उसको भड़का दिया। तो इस तरह बच्चों वो जो है उसको मैंने उड़ा दिया पकड़ के। बहरहाल नहीं, तो ये वो मैं खड़ा, बहुत सारे लोग आ गए मारने के लिए उसको, लेकिन मैं ऐसे खड़ा था जैसे कोई पेनल्टी कॉर्नर लगाने के लिए खड़ा होता है ना हॉकी में बंदा। वो जैसे ही मेरी तरफ, वो अच्छा उनकी तरफ नहीं गया, वो ज़्यादा मेरी तरफ आया। मेरे पास एक डंडा था, मैंने रख के उसके हेड पे मारा और वो वहीं पड़क गया। उसके बाद इतना बड़ा सांप था कि लोगों ने उसके साथ ऑनररी तस्वीरें खिंचाई।
लेकिन मज़ेदारी की बात यह कि मेरी बेगम ऊपर कैमरा लिए खड़ी थी, ऐसे मैंने उसको डंडा मारा और उसने पिक्चर खींची। वो पिक्चर मेरी मदर इन लॉ को चली गई और पता चला जनाब कि अपनी भी माचो मैन बन गए हम भी। अच्छा बच्चों, तो बहरहाल ये फीलिंग्स होती हैं डिफरेंट। अभी हम वापस चलते हैं अपने एटीट्यूड के टॉपिक पे और बात करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पेपर में इसका सवाल कैसे आ रहा है। तो आप देखेंगे कि परसेप्शन की नस्बत एटीट्यूड ज़रा ज़्यादा एग्जामिनर को पसंद है। तो कहते हैं एटीट्यूड इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स बिहेवियर टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट और सिचुएशन इन ए favorable and unfavorable manner. Identify and briefly explain component of attitude. Give one example under each. और चूंकि उसने बुक में एग्जांपल दी थी क्रोकोडाइल की, तो वो कहता है कि इसको आइडेंटिफाई करो पहले, यानी ये तीन हेडिंग आइडेंटिफाई करो कि नॉलेज, कॉग्निटिव कंपोनेंट, फीलिंग, इमोशनल कंपोनेंट एंड बिहेवियर कंपोनेंट। और फिर इसके अंदर एग्जांपल चूँकि उसने खुद दी हुई है, इससे उसने एग्जांपल मांग लिया। आप चाहें तो क्रोकोडाइल का स्नेक बना दें या स्नेक को क्रोकोडाइल बना दें, दोनों आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, आप दोनों में से जो चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके हम कहते हैं कि ये मसला आप डील कर सकते हैं। और ये सवाल जो है ये रिसेंट पेपर्स में से किसी का है, जैसे ये ऑटम 18 का पेपर है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये नहीं कि ये कोई नया सवाल था, पहले से हमारे पास मौजूद था। एग्जैक्टली ऐसा सवाल जो है मौजूद था क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक का ये 30th क्वेश्चन था और इसके 8 मार्क्स थे, लेकिन उसने नए पेपर के मुताबिक उन्हें एडजस्ट कर दिया था 6 में। बाकी सवाल वही था कि टर्म एटीट्यूड क्या है, आइडेंटिफाई करो और ब्रीफली एक्सप्लेन करो। तो ये पुराना सवाल है और ये इससे पहले ऑटम 11 में पेपर में आया भी था और वहीं से क्वेश्चन बैंक में इन्होंने उठा के डाल दिया था। क्योंकि क्वेश्चन बैंक को बना हुआ है मेरा ख्याल है कोई 7 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है क्वेश्चन बैंक, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं जी? शाबाश, कौन से कंपोनेंट हैं जी एटीट्यूड के? शाबाश, तरतीब नहीं पूछी उसने कंपोनेंट पूछे, तो कंपोनेंट बताने हैं आपको। जी शाबाश, ठीक हो गया बात बच्चों। फीलिंग, इमोशंस नहीं, फीलिंग और इमोशंस तो एक ही चीज़ होते हैं ना बेटा। तो फीलिंग और इमोशंस अगर एक ही चीज़ हैं तो फिर वो सी नहीं होगा, क्योंकि फीलिंग्स और इमोशन एक ही फैक्टर है, ये अलहदा नहीं है। ये होगा कि जो आपका फैक्टर है वो ये होगा कि इसके अंदर कॉग्निटिव है, ये है बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव कंपोनेंट है, ये फीलिंग और इमोशन इकट्ठे हैं, और फिर बिहेवियरल कंपोनेंट है। एक दफ़ा रिविजिट कर लेते हैं ताकि हमें जहन में भी रह जाए कौन कौन से हैं। शाबाश, इफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, कॉग्निटिव कंपोनेंट एंड देन बिहेवियर कंपोनेंट। तो ये 3 कंपोनेंट देखेंगे तो ये तीनों कंपोनेंट यहाँ पे हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। ठीक हो गया बात। तो ये तीनों मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखते हो तो ये 2 इकट्ठे कर दिए हैं उसने। तो ये वो सवाल है जो मैंने बताया था ना, एक दफ़ा सवाल आ गया था आपका कि जी MCQs आ गए थे। तो ये देखो ये कॉग्निटिव और नॉलेज ये इकट्ठे कर दिए, 2 एक ही हैं, ये दोनों भी एक ही हैं। ठीक होगी ना बात। तो ये बच्चों इस तरह से है। अब यहाँ पे ये है कि हमारे जो डिवाइस है उसका चार्जर हो गया है, चार्जिंग होगी ख़त्म, तो हमें चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे उठना पड़ेगा। चलो ठीक हो गई बात। अच्छा, एनर्जी मिली है तो वो भी एक दफ़ा ब्लिंक हुआ है। अब देखिए बच्चों, बात आ जाती है कि एटीट्यूड की टाइप्स क्या हैं। एटीट्यूड की 2 टाइप्स होती हैं। एक वो एटीट्यूड होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है कि एटीट्यूड किस किस तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। जिनके बारे में हमें नॉलेज है उनको हम कहते हैं ये हमारे एक्सप्लिसिट
एटीट्यूड है, और जिनके बारे में हम नहीं जानते हम इन्हें कहते हैं ये हमारे इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स हैं। अब जो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स हैं ये वो हैं जिनके वो हमें पता है, इल्म है कि ये हमारा इस चीज़ के बारे में सोच है, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें सोच तो होती है लेकिन हम अनकॉन्शियस होते हैं, हम उसे वाज़िया नहीं कर पाते, या हमें उसके बारे में रियलिटी में बिलीव तो होता है लेकिन हमने कभी ओपनली उसके बारे में सोचा ही नहीं होता। लिहाजा आप ये कह सकते हैं, ये जो है मैंने गूगल इमेज से ली थी स्लाइड, तो एग्जैक्टली सही थी, मैंने कहा यही बच्चों को भेज देंगे, क्योंकि एग्जामिनर लाइक करता है कि सारे एक ही किताब से अगर लिखेंगे तो फिर नंबर नहीं आते, थोड़ा सा डिफरेंट लिखेंगे तो ज़रा तवज्जो भी देगा एग्जामिनर और स्कोर भी थोड़ा देगा। तो यहाँ ये होता है एक किताब लेके सबको वही पढ़ा देते हैं, और जब आप सिमिलर बुक पढ़ते हैं तो फिर सिमिलर मार्क्स ही बनते हैं, तो वो फिर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता। एनीवे, अब ये कि implicit attitude are positive and negative evaluation that are much less accessible to our conscious awareness। हमारी किसी चीज़ की पसंदीदगी का मेयार जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता, ये अनएक्नॉलेज्ड होता है, हम इसके बारे में नहीं जानते होते। जैसे मोरल्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़, इसके बारे में, अपने बारे में भी बाज़ वक़्त हमें नहीं पता होता कि हमें क्या पसंद है क्या नापसंद। कलर्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं हमें पसंद नहीं होती, लेकिन हम इजहार नहीं करते, ये हम दिल में रखते हैं कि अच्छा यार इसका जायका ऐसा है, ठीक है ना। जैसे बाज़ लोग चॉकलेट लाइक करते हैं, बाज़ नहीं करते, लेकिन वो इजहार नहीं करते कि ये अनकॉन्शियस में ये ठीक है ये गलत। लेकिन जो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स हैं ना, हम उसे डेलिबरेटली जानते भी हैं और इसका इजहार भी कर सकते हैं। इवन इतना इजहार कर सकते हैं कि अगर मेरे से कोई बंदा पूछे कि हाउ मच यू आर इन द फेवर ऑफ स्मोकिंग, तो मैं राय दे सकते हैं, यानी हम लोग राय दे सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी स्केल के अंदर जा सकते हैं कि हाईली फेवरेबल टू अनफेवरेबल, यानी हम टोटली इजहार कर सकते हैं, इतना ब्राइटली क्लियरली हमें पता है कि ये चीज़ हमें पसंद है या नहीं है। तो बाज़ एटीट्यूड एक्सप्लिसिट होते हैं, हमें पता होता है, और बाज़ एटीट्यूड होते हैं हमारे अंदर लेकिन हम उनसे अनएक्नॉलेज्ड होते हैं, हम उसके बारे में राय का इजहार नहीं करते। एग्जाम्पल क्या हो सकती है इम्प्लिसिट की, इसकी तो राय ओपन है। स्मोकिंग के बारे में पूछा, एब्सोल्युटली नॉट, मुझे ना पसंद, ठीक है जी। प्लांटेशन के बारे में पूछा, वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। अपोज करते हैं, डिसअपोज करते हैं, ड्रिंकिंग हो गई शराब, आई स्ट्रांगली अपोज इट, तो मुझे ये पता है कि मुझे शराब पसंद नहीं, मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, ये मुझे पता, ठीक है। तो ये वो चीज़ें जिसके बारे में मेरा एटीट्यूड क्लियर है, ठीक है जी। लेकिन बाज़ बातें ऐसी जिनके मतलब मेरा एटीट्यूड क्लियर नहीं होगा, तो मैं उसे कहूँगा ये मेरा इम्प्लिसिट एटीट्यूड। अब जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड है, इसके मामले में सबसे पहली चीज़ जो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपसे यही बात कहूँगा कि एक एग्जाम्पल है जिसको मैंने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में भी शायद कोड किया था, कि बात यह है कि एक होटल था जहाँ ओवन रिप्लेस किया जा रहा था, होटल में ओवन, स्टोव ओवन रिप्लेस किया जा रहा था। इनके पहले ओवन जो है वो जर्मनी के बने हुए थे, और अब ये जो रिप्लेस कर रहे थे ये गालबन कोरिया या सिंगापुर के थे। तो इन्होंने अपने शेफ़ और अपने किचन असिस्टेंट को ट्रेनिंग के लिए बुलाया, तो वो ट्रेनिंग पर आते थे लेकिन लेट, उन्हें काम देते थे कोई प्रैक्टिस वगैरह, तो वो उस काम में डिले करते थे। एक ऐसे ही सर्वे किया गया तो पता चला कि ये एक्सप्लिसिटली इजहार नहीं कर पा रहे, लेकिन इम्प्लिसिटली इनके जहन में ये बात मौजूद है, कहीं लाशऊर में ये मौजूद है
कि एक ऐसा ओवन जो जर्मनी ने बनाया है उसको सिंगापुर का ओवन रिप्लेस नहीं कर सकता। ये उनके जहन में कहीं छुपा हुआ था कि शायद ये हो ही नहीं सकता। तो ये बच्चों इजहार नहीं करते, लेकिन उनके जहन में है कि शायद ये काम इस तरह से हो। ठीक है जी, दिस इज व्हाट विच इज स्टे इन योर ब्रेन, यू हैव बट यू कैन नॉट रिकग्नाइज। जी बच्चों ये क्लियर है तो जरा जी लिख के एंटर कर दो, शाबाश। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इस पे भी सवाल मौजूद है ऑटम 16 का, कहता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द बिटवीन एक्सप्लिसिट एटीट्यूड एंड इम्प्लिसिट एटीट्यूड व्हाइल इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट फॉर अ पोजीशन ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फॉर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट वेदर यू विल मोर असेस इंडिविजुअल्स एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और इम्प्लिसिट एटीट्यूड। अब देखिए ये खूबसूरती है हमारे सीए के ओवरऑल कैरिकुलम की कि ये हमें हमेशा बिजनेस वर्ड से रिलेट रखते हैं और अप्लाइड केस पेश करते हैं। देखिए दुनिया में जब भी आप किसी से राय लेते हैं या किसी के साथ गपशप करते हैं, बात करते हैं, तो जो चीज़ें सामने होती हैं उनको क्या जानना। उसकी हाइट नज़र आ रही है, एक्सप्लिसिट है, उसके हाथ नज़र आ रहे हैं, एक्सप्लिसिट है, आप बाकी बातें उससे पूछ सकते हैं। एक्चुअली डिस्कशन का पर्पज़ ये है कि जो छुपी बातें उनके मतलब जाना जाए। तो क्या आपकी क्या राय है, हम कौन सा एटीट्यूड जानने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू में? गिव रीजंस। जी शाबाश, कौन सी राय जानने की कोशिश करेंगे, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? कौन सा एटीट्यूड जानने की कोशिश करेंगे? जी हसन। जी तो बच्चे आप यहाँ पे यूं सोचो कि जो एक्सप्लिसिट है वो तो सामने है, वो तो हमें नज़र आ रहा है, वो तो उसके टेस्ट से पता लग जाएगा, उसके बाद वो तो सामने आएगा तो हमें पता लग जाएगा। एक्चुअली जब भी हम किसी का इंटरव्यू करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो हिडन बातें हैं उनके मतलब जानने की कोशिश करें, और वो हमेशा क्या होती है, इम्प्लिसिट एटीट्यूड होती है। कि ये जानने की कोशिश करें ये स्मोकिंग तो नहीं करता, ये ड्रिंकिंग तो नहीं करता, इसकी राय क्या है, ये ब्राइब के बारे में क्या कहता है, ये रिश्वत के बारे में क्या राय रखता है। ये वो बातें जो सरेआम कोई नहीं करेगा, सबके इम्प्लिसिट और रिश्वत अच्छी है बुरी है ले भी लेगा। अगर ले लेता है तो एक्सप्लिसिटली तो ये कहता है बुरी है, इम्प्लिसिटली मानता है कि अच्छी। तो इम्प्लिसिट एटीट्यूड है कि ब्राइब को एक्सेप्ट करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिटली तो जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन उसके लाशौर में है कि ये अच्छी बात है, पैसे कमाओ जितने हो सकते हैं। क्या ख्याल? तो इसलिए हम पहले तो 6 नंबर का सवाल है, पहले तो हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का थोड़ा मटेरियल इसको देंगे एग्जामिनर को कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मटेरियल क्या है। फिर बताएंगे कि कैंडिडेट के मामले में हमें हमेशा इस बात की तरफ जाना चाहिए कि जो चीज़ वो हमें नहीं बताएगा कि आने वाले दौर में किसी ऐसी जगह हो सकता है जहाँ ब्राइब का मामला आ जाए, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ उसे कोई ऑफ़र आ जाए, तो ये बात तो वो ओपनली नहीं करेगा। ये हमें उससे जानने की कोशिश करनी है ठीक है जी। और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तो हर बंदा ये कहता है मैं तो जी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन सवाल ये है कि ये उसके अंदर से निकालना है, इम्प्लिसिट एटीट्यूड उसके अंदर से निकालना है कि ब्राइब के मामले में वाकई ब्राइब से डट जाएगा, नहीं लेगा, ऑफ़र के मामले में डट जाएगा, जो इलिसिट ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में डट जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं जाएगा। ये उसके अंदर से हमें निकालना है जो उसका इम्प्लिसिट एटीट्यूड है। अच्छा, एक्सप्लिसिट तो ज़ाहिर है उसका नॉलेज है, वो बता देगा कि ये उसे पता है, हम पूछेंगे वो बताएगा। अच्छा, अब रही बात ये कि बच्चों कुछ किताब में तो इतना ही है, लेकिन कुछ कंपेटिटर्स की बुक हैं, जैसे पैक की बुक है, स्कैन की बुक है, उन्होंने अभी तक 2 चीज़ें अपनी किताब से नहीं निकाली, मैं देख रहा था, तो वो 2 चीज़ें मैं भी आपको पढ़ाऊँगा। मैं भी उनको जो है यहाँ से मूव नहीं कर रहा,
और उसकी वजह यह है कि उन्होंने भी मूव नहीं की अभी तक, तो ऐसा ना हो कि एड्रेसेबल हो। एक तो इसके अंदर क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान जो है अपने कल्चर से लेता है और ये असरअंदाज होती है इंसान के एटीट्यूड पर, और इंसान इन्हें बदल नहीं सकता। वो क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, एक तो आपके आ जाते हैं जेनेटिक वेरिएबल्स। आप मेहमान नवाज हैं, अपने वालिदैन की तरफ से तो हैं, ठीक है, आप हंसमुख हैं तो हंसमुख हैं, आप अपने वतन के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे, ये आपका फिक्स्ड एटीट्यूड है, ठीक है जी। एटीट्यूड टू रिस्क, आप बाज़ लोग रिस्क ज़्यादा लेते हैं, बाज़ कम लेते हैं, बाज़ लोग इन्वेस्टमेंट को 100% रिस्क पे लगा देते हैं, ये भी जो है चेंजेबल चीज़ नहीं है। रिचुअल एंड सेरेमनीज मुख्तलिफ हैं, कोई ईद मनाता है, कोई दिवाली मनाता है। सिंबल्स हैं, कोई लव के साइन को कुछ समझता है, कोई लव को मुसीबत समझता है, कोई हार्ट के साइन को बेवकूफ़ी समझता है। गवर्नमेंट्स हैं, उसके मुतल्लिक राय, ठीक है जी, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, ये तयशुदा चीज़ें, ये तब्दील नहीं होती और ये इफ़ेक्ट करती हैं आपके एटीट्यूड पे। सोशल एंड बिजनेस कस्टम्स, हॉस्पिटैलिटी, गिफ्ट्स वगैरह, ये भी तब्दील नहीं होते। तो ये जो है ये हमारी क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस होती हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जिसके अंदर पावर स्ट्रक्चर है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, जो बन गया आप उसी को मानेंगे। कलेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है, अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो आप हमेशा पार्टिसिपेशन को लाइक करेंगे, डिक्टेटर है तो आप अवॉइड करेंगे। ट्रस्ट है, ये फ़र्क पड़ता है, ट्रस्ट ऑन सीनियर मैनेजमेंट कितना है। ब्यूरोक्रेसी एंड रूल्स के मतलब आपका इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हैं वो मैटर करेंगे। मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, अगर आप एक कल्चर में प्रिवेल करते हैं जहाँ मर्दों की अहमियत है औरतों की नहीं, आप औरतों को अहमियत नहीं देंगे चूँकि आपने सबके साथ चलना है, ठीक है जी। कस्टमर के साथ बिहेवियर है, उसके अंदर अगर आपको वैल्यूज़ ही ऐसी दी गई हैं, बेटर रिस्पॉन्स, बेटर क्वालिटी, स्पोर्ट, ठीक है, कीप कॉन्फिडेंस एंड बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, गुड रीसेल प्राइस, तो ये अगर ऐसी वैल्यूज़ दी गई हैं तो आप उसी के मुताबिक बिहेव करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि क्रॉस कल्चरल हेरिटेज से आती हैं, वेरिएशन से आती हैं। आप एक दफ़ा सिर्फ इन्हें रीड कर लेना, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी आप इनको पढ़ लेंगे, ठीक है जी। 2018 के पेपर में कहता है लिस्ट 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ हाई जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कस्टमर्स। लिस्ट 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ हाई जॉब सेटिस्फेक्शन, तो हाई जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं तो आप कस्टमर को भी अच्छा डील करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी बेस्ट डील करेंगे। तो अगर आप गैर मुतमईन है तो आप कस्टमर से भी बदतमीज़ी करेंगे, उसको भी आप निगलेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ आ जाती है। तो इसको सिर्फ एक दफ़ा आपने रीड कर छोड़ना है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर चीज़ नहीं। अब आ जाते हैं आप क्रॉस कल्चरल, तो ये वो बात है क्रॉस कल्चरल बाइसेस, ये अभी तक किसी ने रिमूव नहीं की, आलतों के सवाल भी पुराना ही है कि कौन सी क्रॉस कल्चरल बाइसेस हैं जो एटीट्यूड के बनाने में कुछ रोल प्ले करती हैं। तो इसके अंदर बैरियर टू चेंज द एटीट्यूड क्या है जिसकी वजह से इंसान का एटीट्यूड बदलना मुश्किल है। पहली बात, पुअर कमिट, आपकी प्रायर कमिटमेंट, ठीक है जी। तो अगर आपकी प्रायर कमिटमेंट है, आप पहले से किसी के साथ कमिटेड हैं, तो सोच बदली नहीं जा सकती, आप पहले से कमिटेड हैं। दूसरी चीज़ है इनसफिशेंट इन्फॉर्मेशन, मालूमात पूरी नहीं है तो आप किसी को आगाह नहीं कर सकते, आप मुतमईन नहीं कर सकते। बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी है कि आप किसी चीज़ पे बैलेंस है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर आपकी राय कंसिस्टेंट है तो आप उसको मानेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट है तो आप उसको एग्री नहीं करेंगे, आपका बैलेंस क्या है। फिर इसी तरह लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप उस बात के ऊपर अमल दरामद ही नहीं कर सकते। और इसी तरह इम्प्रॉपर रिवार्ड सिस्टम है, जब रिवार्ड सिस्टम इम्प्रॉपर है, आप किसी से कहीं भी मेहनत करोगे तो तुम्हें बड़ा फ़ायदा होगा, वो इम्प्रॉपर रिवार्ड सिस्टम कहेगा कि नहीं जनाब, रिवार्ड सिस्टम सही नहीं, मैं मेहनत भी करूँगा मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो। क्लियर बच्चों? तो ये छोटी सी चीज़ें जिसको आप सेल्फ रीडिंग की मदद से कवर अप करेंगे, ठीक है। एक इसको और एक आपका एटीट्यूड का इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस, ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल पर्सनालिटी फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर एंड कस्टमर।
ये आपने रीड करना है। समझिए ये मैंने आपको असाइनमेंट दे दी, वो काम मैंने आपको करा दिया है। तो एटीट्यूड के हवाले से हम इसको इतना ही ज़ेर बहस लाएंगे और इसके बाद हम बात करेंगे जॉब सेटिस्फेक्शन पे। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम वाइंड अप कर लेते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे वाले दिन। तो सी यू इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ एवरीवन। सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज़।